ओके स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू द चैनल। और हमारी जो सीरीज़ अभी चल रही है ऑनलाइन सीरीज़ अबाउट रोटेशनल डायनामिक्स, उसके आगे के पार्ट की स्टडी करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने इससे पहले का सारा टॉपिक या सारा लेक्चर देख लिया होगा, तो आगे कंटिन्यूएशन में देखना आपके लिए आसान होगा। फिलहाल जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। अभी हम सर्कुलर मोशन के बारे में स्टडी कर रहे थे। इससे पहले 3 लेक्चर्स में हमने सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस किया। सर्कुलर मोशन की 2 कैटेगरी स्टडी की, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा कि इस मोशन के अंदर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा होता है, लेकिन स्पीड कांस्टेंट रहती है। और उसमें जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है, और ये एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होने की वजह से ये सिर्फ वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करता है। सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स द रेडियस, दैट इज कॉल्ड एज द रेडियल एक्सेलरेशन। फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने देखा कि उसमें 2 एक्सेलरेशन होते हैं, एक टुवर्ड्स द रेडियस, एक टुवर्ड्स द टेंजेंट। रेडियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। इस वजह से नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर वेलोसिटी कंटिन्यूसली डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को चेंज कर रही होती है। फिर आगे हमने थोड़ा सा डायनामिक्स स्टडी किया। डायनामिक्स में हमने देखा कि एक्सेलरेशन जो है वो विदाउट कोई फोर्स तो आ नहीं सकता। इस वजह से हमने एक रेडियल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा कि ये रेडियल एक्सेलरेशन असल में एक फोर्स की वजह से आता है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। और यही सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअल रीज़न है किसी भी बॉडी के लिए सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे। ताकि वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सके उसके लिए रेडियल एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ती है, और ये रेडियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स असल में रोल ऑफ फोर्स है जो डिफरेंट जो नेचुरल फोर्सेस वो प्ले कर सकते हैं। और आगे के पार्ट के अंदर हमने उसका फॉर्मूला पढ़ा था mv²/r या फिर m⍵²r, और उसकी डायरेक्शन पढ़ी थी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसके बाद हमने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जांपल लिया था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं और उसमें से फिर हमने एक एक्सेलरेटेड फ्रेम के बारे में पढ़ा था, और ये कहा था कि जब भी कभी हम कोई भी कैलकुलेशन एक्सेलरेटेड फ्रेम या नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर करते हैं तो वहाँ पर हमें सूडो फोर्स को कंसिडर करना पड़ता है। और सूडो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होती है वो होती है मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, और उसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है अपोजिट टू द फ्रेम। अच्छा, इसकी क्या ज़रूरत थी, तो उसके बारे में आपको बताया था कि कुछ कैलकुलेशंस आसान हो जाते हैं अगर हम एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर पढ़ें। सर्कुलर मोशन के अंदर भी जब हम फ्रेम के अंदर जाके कैलकुलेशन करते हैं सर्कुलर फ्रेम के अंदर, तो ऐसे वक्त में हम कहते हैं कि उसके अंदर एक फोर्स एक्ट हो रहा है, सूडो फोर्स एक्ट हो रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर, और उसका हमने नाम दिया था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और मैंने ये भी कहा था कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सेंट्रीपिटल फोर्स कब लेना है और सेंट्रीपिटल कब लेना है ये डिपेंड करेगा आपकी फ्रेम पर। अगर आपकी फ्रेम इनर्शियल है तो आप सेंट्रीपिटल फोर्स से सारे कैलकुलेशन करेंगे, और अगर आपकी फ्रेम जो है वो एक्सेलरेटेड है, नॉन इनर्शियल है, तो आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेंगे। मैंने जो आपको डेरिवेशन कराया उसके अंदर मैक्सिमम मैंने आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के बारे में बताया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यू टेक्स्ट बुक सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस से ही सारे कैलकुलेशंस किए गए हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में रख के ही किए गए हैं, इसलिए मैंने वही कंसेप्ट को आपके सामने रखा है। देन वी मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, एक एप्लीकेशन पार्ट में आए जिसके अंदर हमने एक हॉरिजॉन्टल रोड देखा जो कर्व था और वहाँ पर एक गाड़ी टर्न ले रही है, तो उसकी मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड कैसे कैलकुलेट किया जाए उसका डेरिवेशन किया। और वो डेरिवेशन करते वक्त हमने देखा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कर्व्ड रोड पर बैलेंस करने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने रोल प्ले किया था, और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स फॉर्मूले में डाल के हमने पता लगाया कि मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड क्या हो सकती है, एंड दैट वाज √μs × rg। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमने ये कहा था कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो एडजस्टेबल फोर्स है। एडजस्टेबल होने की वजह से हम जो है उस पर रिलाई नहीं कर सकते, इस वजह से हमने एक कॉन्सेप्ट लिया था दैट वाज बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स में हमने ये किया था कि अगर जो हमारा फ्लैट रोड है जो बिल्कुल कर्व्ड जा रहा है ऐसा, तो उसको हमने थोड़ा सा ऐसा एलिवेट कर दिया था। ये वाला इनर एज आउटर एज से थोड़ा सा ये वाला नीचे था और ये ऊपर विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, एंड उसको हमने कहा था कि हमने इसकी बैंकिंग कर दी है। अब बैंकिंग करने पर नॉर्मल रिएक्शन जो है उसके एक कंपोनेंट ने सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले किया। फ्रिक्शन को हमने उस डेरिवेशन में कंसिडर नहीं किया था, और फिर डिराइव करने के बाद हमने मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड का फॉर्मूला बनाया दैट वाज Vs = √rg tan थीटा। और जो एंगल जिस पर हमने उस रोड को रेस किया था
दैट वाज कॉल्ड एज बैंकिंग एंगल, और उसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय rg। फिर हमने दो इंपॉर्टेंट बातें स्टडी की थी कि tan थीटा vs का जो फॉर्मूला है वो अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा है। अगर हमने हमारे एंगल को फिक्स कर दिया हो और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको हम बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, अगर ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं तो हमारी जो स्पीड है वो रेडियस पर डिपेंड करती है। तो हमारा अगर रेडियस कम हुआ तो क्या होगा और रेडियस बढ़ा तो क्या होगा। मतलब ये एक सिंपल एग्जांपल बताऊं कि जो हमारी मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड है उस मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड की कम स्पीड से अगर हमने गाड़ी को टर्न दिया तो क्या होने वाला है, और अगर मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड से अगर ज़्यादा पर हमने टर्न दिया तो क्या होने वाला है। तो उसके बारे में हमने स्टडी किया कि अगर कम सेफ्टी जो जितनी भी मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड है उससे अगर हम कम स्पीड पे गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी अंदर की तरफ आएगी, और अगर उसकी ज़्यादा स्पीड में चलाएंगे तो गाड़ी बाहर की तरफ जाएगी। इसके ऊपर हमने पूरा डेरिवेशन कर लिया था और साथ साथ में एक वेल ऑफ डेथ के बारे में भी देखा था, और उसके अंदर भी हमने मिनिमम वेलोसिटी ऑन द वेल ऑफ डेथ कितना होना चाहिए वो डिराइव कर लिया था। तो यहाँ तक हमारा पार्ट हो चुका है। अब हम उस सेक्शन की तरफ बढ़ने जा रहे हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं 11th स्टैंडर्ड के अंदर, एंड दैट वाज अबाउट अ कोनिकल पेंडुलम। इस चीज़ को वापस से बोर्ड वालों ने 12th स्टैंडर्ड के अंदर रिपीट किया है। अब कोनिकल पेंडुलम होता क्या है उससे पहले पेंडुलम को समझ लेते हैं कि पेंडुलम किसे कहा जाता है। पेंडुलम एक सिंपल सा आप ये कह सकते हैं मैकेनिकल डिवाइस है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग होती है और एक वेट होता है जिसे बॉब कहा जाता है। स्ट्रिंग जो है वो मासलेस होगी और इनएक्सटेंसिबल होगी, मतलब हम आप उसको स्ट्रेच नहीं कर सकते, उसकी लेंथ जो है वो कांस्टेंट होगी। अगर ऐसी कोई चीज़ हम तैयार करते हैं तो उसे पेंडुलम कहा जाता है। और अगर उस पेंडुलम को हम अलग अलग टाइप के मोशन करवा सकते हैं। एक मोशन ये है कि उसको लटका कर रिजिड सपोर्ट से एक सर्टेन एंगल पे खींच के छोड़ देना है तो वो टू एंड फ्रो मोशन करता है जिसे हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। सिंपल इसलिए क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन पर टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होता है। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर, मोस्ट प्रोबेबली 5वें चैप्टर के अंदर अब हो गया है वो, तो उसको वहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। और अगर मान लीजिए हमने उसको फिक्स करके ऐसा घुमाया नीचे से, तो घुमाने के बाद अगर मान लीजिए वो एक राइट सर्कुलर कोन फॉर्म कर रहा है, एक राइट सर्कुलर कोन फॉर्म कर रहा है और उसका जो नीचे वाला बॉब वाला सेक्शन है अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा हो और वो सर्कुलर मोशन भी अगर यूनिफॉर्म हो तो हम कहते हैं कि वो एक कोनिकल पेंडुलम है। अब कोनिकल पेंडुलम का अगर हम डेरिवेशन देखें तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो समझने की होगी वो होगी कि इस कोनिकल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो कितना है। तो उसके लिए एक डेरिवेशन है, देख लेते हैं क्या है। तो ये हमारा टेंशन फोर्स है जो स्ट्रिंग के ऊपर एक्ट हो रहा है, और साथ साथ एक वेट है जो वर्टिकली डाउनवर्ड है उस पर्टिकुलर बॉब का। अगर हम इसके दो कंपोनेंट्स करें तो दिस विल बी वन कंपोनेंट इन द वर्टिकल एंड वन विल बी ऑन द रेडियल डायरेक्शन। ये दोनों अल्टरनेट एंगल होने की वजह से इधर थीटा है तो इधर भी थीटा आ जाएगा, और फिर उसके बाद में इसके दो कंपोनेंट होंगे टी कॉस थीटा एंड टी साइन थीटा। नाउ टी साइन थीटा वो वाला फोर्स है जो रेडियल डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हमारा फ्रेम खुद जो है वो कोनिकल पेंडुलम हो जाए तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा बाहर की तरफ, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था mv²/r या फिर m⍵²r। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे और वेट को बैलेंस करेगा टी कॉस थीटा। अब अगर हम इसका फोर्स इक्वेशन लिखें तो टी साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू m⍵² एंड टी कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू mg। फर्दर अगर दोनों को डिवाइड किया जाए सो t से t कैंसिल होगा, m से m कैंसिल होगा। यह ध्यान ये रखना है कि पिछले डेरिवेशंस में हमने इसको tan थीटा बना दिया था, इस केस में ऐसा नहीं करना है। आगे देखते हैं sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल्स टू ω²/rg, जिससे हम ω² की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ω² को यहाँ रख के बाकी सारे टर्म्स को उस साइड ले जाके, सो ω² विल बी इक्वल्स टू g sin थीटा बाय r cos थीटा, एंड देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा, इट विल बी g sin थीटा अपॉन r cos थीटा। नाउ ओमेगा के बारे में हम जानते हैं कि इट इज इक्वल्स टू 2π/t, सो ओमेगा की जगह 2π/t आ जाएगा एंड 2π/t विल बी इक्वल्स टू g sin थीटा बाय r cos थीटा। सो विल गेट द वैल्यू ऑफ t को एक तरफ लेके हम टाइम पीरियड का डेरिवेशन कर लेंगे 2π√r cos थीटा बाय g sin थीटा। नाउ दिस इज द फॉर्मूला। नाउ इन दिस फॉर्मूला r इज द रेडियस ऑफ दिस कोनिकल पेंडुलम। ये एडजस्टेबल है, इसको हम बड़ा और कम कर सकते हैं। तो इसके जगह पर हम एक कांस्टेंट एंटिटी लाने की कोशिश करेंगे। वो किस तरीके से, देखिए ये एक ट्राइंगल बन रहा है, वो मैंने इधर ड्रॉ कर दिया है। दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, दिस इज द एंगल थीटा, दिस इज द रेडियस, ओके।
देख सकते हैं आप लोग। नाउ इसमें अगर मैं साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करूं, सो साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो इट इज r by l, सो द वैल्यू ऑफ r कम्स आउट टू बी l sin थीटा। इसका मतलब ये r कितना हो गया, l sin थीटा। सो हमारे एक्सप्रेशन के अंदर जहां पर r था वहां पर l sin थीटा आ जाएगा, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल होगा, सो द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड कम्स आउट टू बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ l cos थीटा बाय g। और टाइम पीरियड का अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो इससे हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो ये हमारा एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन में देखने वाली बात क्या है, देखिए लेंथ मैंने आपको बताया था इनएक्सटेंसिबल है, मतलब कांस्टेंट है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते, जी तो कोई नहीं चेंज कर सकता। जाहिर सी बात है ये दोनों क्वांटिटी अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब टाइम पीरियड डिपेंड करता है थीटा पर, एंगल पर डिपेंड करता है कि आपका एंगल क्या है, व्हाट इज दिस एंगल। ये एंगल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपका टाइम पीरियड भी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एंगल कम होता जाएगा टाइम पीरियड भी कम होता जाएगा। तो इससे बात क्लियर समझ में आती है कि हमारा जो सर्कुलर मोशन जो कोनिकल पेंडुलम कर रहा है, उसके सर्कुलर मोशन के लिए इस एंगल का डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, ये कम करेंगे टाइम पीरियड कम हो जाएगा। बट इसकी भी एक लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन क्या है देखिए, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ कॉस थीटा। इफ सपोज थीटा इज 90, मतलब ये बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाए, तो this will become cos 90 and cos 90 is 0. That means time period will become 0. मतलब 90 डिग्री पर उसका टाइम पीरियड 0 हो जाएगा, उसको टाइम ही नहीं लगेगा। अब ये तो इम्पॉसिबल केस हो गया। या दूसरा आप ये सोचें कि अगर टाइम पीरियड 0 हो गया तो फ्रीक्वेंसी होगी 1/0 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी इन्फिनिटी। सो दिस इज एन इम्पॉसिबल केस, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से हम ये कहेंगे कि इसकी लिमिट है कि हम उसको 90 डिग्री तक भी नहीं, बल्कि 90 डिग्री से कम एंगल पर ही रिवॉल्व करवा सकते हैं। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि टाइम पीरियड ऑफ द कोनिकल पेंडुलम एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कोनिकल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द एंगल थीटा, बट देयर आर सर्टन लिमिटेशंस। और लिमिटेशन ये होगी कि एंगल जो है वो 90 डिग्री तक भी नहीं जा सकता, उसके नीचे वाली रेंज में रहेगा। दूसरा समझना ऐसा भी कर सकते हैं आप कि अगर आपने 90 डिग्री कर दिया, इस केस में देखिए t cos थीटा एक कंपोनेंट mg को बैलेंस कर रहा था, अगर 90 हो गया तो टोटल टेंशन सेंटर की तरफ चला जाएगा और mg को बैलेंस करने वाला कोई फोर्स नहीं होगा, तो फिर मोशन करना पॉसिबल नहीं है और वो सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसकी एक लिमिटेशन है कि हम थीटा को ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। ओके, तो दिस वॉज योर पार्ट। यहाँ तक हमने कोनिकल पेंडुलम के बारे में स्टडी कर लिया और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन को हमने यहाँ कवर कर लिया है। अब रह जाता है सिर्फ एक सेक्शन जो कि बहुत अहम सेक्शन है, जिसका नाम है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन एक अलग ही आप ये कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल से बिल्कुल अलग चलता है और एक लास्ट पार्ट रह गया है हमारे सर्कुलर मोशन का। मैं आपको बताता चलूँ कि ये चैप्टर्स को, भले इसका नाम रोटेशनल डायनामिक्स है, बट इसके 2 अलग अलग पार्ट्स हो चुके हैं। पहले यही 2 अलग अलग चैप्टर्स में आया करता था, अब ये एक सिंगल चैप्टर बन गया है। तो उस सिंगल चैप्टर का एक लास्ट पार्ट हमारा अभी बाकी रह गया है, दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। उसको कवर करने के बाद हम पार्टिकल की डायनामिक्स मतलब सर्कुलर मोशन पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे रोटेशनल डायनामिक्स के फर्दर पार्ट पर। लेट्स सी कि अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमें क्या पढ़ना है। ओके, नाउ वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहला एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा मेले के अंदर एक आसमानी झूला रहता है, तो वो भी एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। लेकिन उस वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर आपको ध्यान में ये रखना है कि वहाँ पर स्पीड कांस्टेंट होती है और एक बाकायदा कांस्टेंट प्रोसेस के ज़रिए उसे घुमाया जाता है। ये एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल ये होगा कि अगर आप एक स्ट्रिंग लें, उसके अंदर एक वज़न डालते हैं और फिर उसको घुमाएं, तो जब आप उसको ऐसे घुमाते हैं तो उस वक्त ग्रेविटी सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और वो रिस्पॉन्सिबल होती है उसके मोशन के लिए। मतलब उसको टोटल गवर्न जो करता है वो ग्रेविटी करता है। ऐसे टाइम पर जो वर्टिकल मोशन है उसकी स्टडी हमें करनी है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ऐसा है कि हमारे पास एक, जैसे पिछली बार हमने कॉनिकल पेंडुलम के लिए लिया था, वैसी एक स्ट्रिंग लेना है। स्ट्रिंग के साथ हमें एक बॉब कनेक्ट करना है। ओके, और ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन होगी।
अब हम उसको एक वेलोसिटी से घुमाने की कोशिश करते हैं और किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर मान लेते हैं कि वो यहाँ आके पहुँच गया, वो इस पॉइंट पर है। अब अगर मैं इस पॉइंट पर सोचूं कि इस पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, तो पहले तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थीटा तक आगे पहुंचा। नाउ देयर इज अ टेंशन फोर्स ऑन दिस साइड, एक टेंशन फोर्स एक्ट हो रहा होगा, फिर एक वेट mg नीचे की तरफ एक्ट हो रहा होगा, ओके। और फिर हम उसके अगर दो कंपोनेंट करते हैं वेट के, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, तो देखिए ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और इस वजह से mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। नाउ अगर आप ध्यान से देखें तो जब ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट हो रही होगी। तो अगर ये ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर मान लीजिए अपवर्ड है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड है, तो पिछली बार मैंने आपको बताया था कि अगर वेलोसिटी अपवर्ड और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड या फिर डायरेक्शन अपोजिट होते हैं, ऐसे वक्त में वेलोसिटी धीरे धीरे करके क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। इसका मतलब जब भी कोई बॉडी वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगी, आप उसको एक स्पीड से जब घुमाने की कोशिश करेंगे तो ऊपर जाते जाते उसकी वेलोसिटी कम होने लग जाएगी। अब ये एक बात अगर सच है तो उसमें कुछ केसेस स्टडी करते हैं। सबसे पहला केस, मान लीजिए आपने वेलोसिटी उसको जो भी दी, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से आपने उसको रिलीज किया। रिलीज करने के बाद वो ऊपर पहुंचा 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 और ये हाफ सर्कल तक आया, और यहाँ पर हाफ सर्कल पर आने के बाद उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे करके वेलोसिटी उसकी कम होने लग जाएगी। तो अगर वो यहाँ से चला और चलते 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 जब वो इस पॉइंट पर आया, मतलब सर्कल के हाफ पोर्शन पर आया, और यहाँ पर आने पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, तो क्या होगा। तो हम ये बात जानते हैं, जैसे हमने एक पत्थर लिया और उसको एक आसमान में हमने ऊपर की तरफ उछाला, तो एक सर्टेन हाइट तक जाता है जाता है जाता है जाता है और वहाँ से फिर वो नीचे आना शुरू करता है। अच्छा, जब वो एक सर्टेन हाइट तक जाता है तो वो नीचे क्यों आता है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि उस पॉइंट पर जाने के बाद जब हम उसको रिलीज करते हैं तो ऊपर जाते जाते उसकी वेलोसिटी कम होती है। हाईएस्ट पॉइंट पर आने का तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, और जब वेलोसिटी जीरो होती है तो वो पलटी मार के नीचे आता है। तो इस समय एक बात अच्छे से याद रखनी है कि जब भी कभी एक एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा होता है और उस दौरान अगर बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो वहाँ से बॉडी फिर पलटी मारती है। तो हम ये कहते हैं कि अगर आपने कोई ऐसी वेलोसिटी दी कि वो वेलोसिटी कम होते होते यहाँ आई और हाफ सर्कल पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो हो गई, तो वो उसके ऊपर नहीं जा पाएगा। और फिर क्या होगा, यहाँ से फिर वो रिटर्न जाएगा, मतलब वो ऐसा मोशन करने लग जाएगा। और इसे हम कंप्लीट वर्टिकल सर्किल मोशन तो नहीं कह सकते, क्योंकि उसने पूरा एक चक्कर नहीं लगाया। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ तक उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक वैल्यू ले लेते हैं, मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं उसको 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी देता हूँ, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी मैंने दी, और 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी देते थे जब ये यहाँ पर आया तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। तो मुझे ये कंक्लूड करना पड़ेगा, अच्छा इसका मतलब अगर मुझे इसको अपर हाफ तक भेजना है, अगर इसी बॉडी को ऊपर तक भेजना है, इस अपर हाफ तक भेजना है, तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि अगर 10 मीटर पर सेकेंड मैंने दिया तो वो सिर्फ हाफ सर्कल तक आके जीरो हो जाएगा और कंप्लीट सर्कल नहीं कर पाएगा। तो मुझे याद ये रखना है कि मेरी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा होनी चाहिए। ये पहली बात है। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि अपर हाफ तक तभी पहुंचेगा जब ये लोअर हाफ तक उसकी वेलोसिटी जीरो से ज़्यादा होनी चाहिए, शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये पहला केस है। अब दूसरे केस पर आ जाते हैं। दूसरे केस के अंदर हम ये कहते हैं कि हम उसको इतनी वेलोसिटी दे देते हैं कि वेलोसिटी देते देते वो अपर हाफ पे आ जाता है, मान लीजिए यहाँ कहीं पर आ जाता है, ओके, इस पॉइंट पर आ जाता है, ओके। तो जैसे मान लीजिए कितनी हो गई, तो मैं आपसे कहूँ कि भाई इसकी वेलोसिटी मैंने 15 मीटर पर सेकेंड दी एग्जाम्पल के तौर पर। तो 10 मीटर पे तो यहाँ पर नीचे आ रहा था, अगर 10 दिया तो यहाँ जीरो हो जा रही थी और फिर वो रिटर्न आ रहा था। अगर 15 मीटर पर सेकेंड से दूंगा इसको वेलोसिटी तो फिर ऐसे करते करते ही ऊपर आएगा। अच्छा, अब मान लीजिए कि ऊपर आते आते यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर वो आया और अब उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, अब उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, और इस पॉइंट पर आने के बाद जो टेंशन फोर्स है वो भी जीरो हो जाए,
समझ रहे हैं आप लोग क्या होगा? मतलब आपने उसको रिलीज किया 15 मीटर पर सेकंड से, तो 15 मीटर पर सेकंड से आपने उसको रिलीज किया तो भाई उसने अपर हाफ को कवर कर लिया, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, और 0 होने के साथ साथ उसका टेंशन भी 0 हुआ। तो जब टेंशन 0 हो जाएगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल कोई प्ले ही नहीं कर पाएगा, मतलब हमारे पास और कोई फोर्स नहीं होगा जिसके वजह से वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्ले करे। तो फिर क्या होगा? फिर ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग इस तरीके से नीचे गिर जाएगी, मतलब अभी भी कंप्लीट सर्कल नहीं हो पाएगा। चले तो जाएगा अपर हाफ पर, लेकिन ऊपर जाते जाते यहाँ भी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। बोले यार क्या करना चाहिए? तो आपका दिमाग बोलेगा, बोले सर ऐसा कुछ होना चाहिए कि जब वो अपर हाफ पे भी जाए और इस पॉइंट से आगे भी निकल जाए तो हम कह सकते हैं उसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी होनी चाहिए। बोले यहाँ पर उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी तो वो आगे चला जाएगा। ठीक है, तो अब थर्ड कंसिडरेशन करते हैं। मान लेते हैं कि हमने उसकी वेलोसिटी और थोड़ी सी बढ़ा दी और 20 मीटर पर सेकेंड कर दिया, और मैंने आपसे कहा कि 20 मीटर पर सेकेंड करने पर अगर वो यहाँ से उसको रिलीज किया और यहाँ पे रिलीज करते करते अब उसकी वेलोसिटी यहाँ तक, जब वो यहाँ पहुंचा तो जाहिर सी बात है यहाँ उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी पहले, क्योंकि पहले 15 पे 0 हो रही थी, अब आपने 20 दे दिया तो जाहिर सी बात है वो ऊपर कहीं जाके 0 होगी। यहाँ पर तो उसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, लेकिन टेंशन यहाँ पर कितना होगा? 0 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यार यहाँ पर वेलोसिटी तो है, यहाँ पर वेलोसिटी तो है, बट टेंशन फोर्स यहाँ पर कितना हो गया? 0 हो गया। ऐसे वक्त में इस टेंशन फोर्स 0 होने की वजह से ये बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करके कुछ इस तरीके से गिरेगी। तो क्या बात समझ में आई कि यार वेलोसिटी भले ही यहाँ पर 0 ना हो, लेकिन अगर टेंशन 0 हो जाए तो फिर बॉडी का कंप्लीट सर्कल होना पॉसिबल नहीं, बल्कि इतनी वेलोसिटी थी कि वो यहाँ तक पहुंच जाता, लेकिन टेंशन यहाँ पर आके 0 हो गया। तो देखो बेटा 3 केसेस हो गए हमारे पास। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। पहला केस ये था कि हमने उसको इतनी वेलोसिटी दी कि वो हाफ सर्कल पर आके 0 हो गई। जब यहाँ पर 0 हो जाएगी तो बॉडी फिर से नीचे चली जाएगी, मतलब वो ऐसा मोशन करेगी, तो ये पॉसिबल ही नहीं हुआ कि उसने कंप्लीट सर्कल ट्रेस किया। दूसरा हमने सोचा कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने कहा कि भाई 10 मीटर पर सेकेंड पर अगर हमने इसको रिलीज किया तो यहाँ जाके वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो हमने थोड़ी सी स्पीड उसकी बढ़ाई। अब स्पीड बढ़ाने पर हमने कहा कि जैसे हम इसकी स्पीड बढ़ाते हैं वो अपर हाफ पे चली जाती है, लेकिन अपर हाफ पे जाने के बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पॉइंट पर आने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए और टेंशन भी 0 हो जाए, तो ऐसे वक्त में वो बॉडी नीचे की तरफ गिर जाएगी। तो बोले नहीं सर फिर तो ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पर आते आते उसकी वेलोसिटी 0 ना हो। बोले ठीक है, हमने और थोड़ी वेलोसिटी उसकी बढ़ाई। तो वेलोसिटी अगर हम उसकी बढ़ा देते हैं और बढ़ाने के बाद हम कहते हैं कि यहाँ पर आते आते आप उसकी वेलोसिटी 0 नहीं, इट हैज सम वेलोसिटी ना, अभी भी उसके पास कोई वेलोसिटी, बट टेंशन यहाँ पर 0 है। तो टेंशन अगर यहाँ पर 0 हो जाएगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए कोई भी फोर्स हमारे पास मौजूद नहीं होगा, और ऐसे केसेस में वो बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी। इसका मतलब एक केस में वो फ्री फॉल पे चली जाएगी, एक बार वो प्रोजेक्टाइल करेगी, एक केस के अंदर टू एंड फ्रो मोशन करने लग जाएगी। असल जो चीज़ है वो तो हो ही नहीं पा रही है, और वो है कि कंप्लीट वर्टिकल मोशन वो कैसे करेगी। तो हम कहेंगे कि फिर तो एक ही सिचुएशन पॉसिबल है, और वो ये कि बॉडी की वेलोसिटी जब वो यहाँ से हम उसको रिलीज करें तो यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आने के बाद भी उसके पास अगर कोई वेलोसिटी हो और फिर अगर यहाँ पर टेंशन 0 हो जाए तो भी बॉडी कंप्लीट सर्कल कर सकती है। ये बात याद रखिए, वापस से मैं कह रहा हूँ, बॉडी को आपको उस स्पीड से रिलीज करना है, उस मिनिमम स्पीड से आपको उसको रिलीज करना है कि जैसे ही आपने उसको रिलीज किया तो धीरे धीरे करके जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर आई, टॉप मोस्ट पॉइंट पर आने के बाद भी उसके पास वेलोसिटी होना चाहिए, और इस पॉइंट पर आने के बाद अगर उसका टेंशन 0 हो भी जाए तो भी बॉडी कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर सकती है। तो दिस इज द मेन कंडीशन, ये सबसे मेन कंडीशन है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन होना कब पॉसिबल है। तो उसकी पॉसिबिलिटी इसी बात पर हो सकती है कि हमारा जो नीचे वाला वेलोसिटी है ये इतना तो होना चाहिए कि जब यहाँ से हम उसको रिलीज करें तो रिलीज करते करते वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जब आए तो उसकी वैल्यू 0 ना हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने उसको 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रिलीज किया, तो रिलीज करते करते 50, 40, 30, 20, 10 यहाँ पर आई तो 10 है, तो यहाँ पर वेलोसिटी होना चाहिए।
अच्छा, अगर यहाँ टेंशन 0 हो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अभी भी हमारे पास आगे मूव करने के लिए इसमें फोर्स मौजूद होगा, या फिर ये आगे कंप्लीट सर्कल कवर कर लेगी। तो टेंशन मिनिमम जो है वो 0 भी हो जाए तो भी VCM हो सकता है अगर टॉप मोस्ट जगह पर वेलोसिटी हो। तो हमारा टारगेट इसमें ये होगा कि हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि भाई यहाँ पर कितनी मिनिमम वेलोसिटी हमें उसको देना पड़ेगी कि वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर आ जाए, और यहाँ पर आने के बाद भी उसकी क्या मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, ये दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। टेंशन का क्या मिनिमम वैल्यू है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसके लिए हमें किस बात की इंफॉर्मेशन या क्या नॉलेज होना चाहिए, तो पहले मैं आपको बता दूं कि पहले तो नॉर्मल जो अभी सर्कुलर मोशन के अंदर जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो सारी चीज़ें इसमें भी इस्तेमाल होंगी। इसके साथ साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी हमें अप्लाई करना पड़ेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर आर इक्वल, एनर्जी कंजर्व रहती है उसको हम एक्सप्रेशन फॉर्म में लिख के जो है साबित करेंगे और दोनों वेलोसिटी को कैलकुलेट करके बताएंगे। हमारे लिए असल इसमें टारगेट होगा 3 चीज़ें डिस्कस करना। ये वाला जो पॉइंट है लोएस्ट पॉइंट, यहाँ पर वेलोसिटी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, टॉप मोस्ट पॉइंट पर कितनी होनी चाहिए और मिडवे पोजीशन पर कितनी होनी चाहिए, वो हमें कैलकुलेट करके बताना है। अगर हम ध्यान से देखें इस एक्सप्रेशन को तो एक टेंशन फोर्स यहाँ एक्ट हो रहा है और mg cos थीटा अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होगा वो होगा T माइनस mg cos थीटा। डायरेक्शन देखिए, T अपवर्ड, mg cos थीटा डाउनवर्ड। इसका मतलब ये दोनों का नेट फोर्स होगा T माइनस mg cos थीटा एंड इट विल प्ले द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। नाउ अभी जैसे मैंने आपको बताया कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर वर्टिकल सर्कुलर मोशन की कंडीशन क्या है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन अगर 0 भी हो जाए तो भी बॉडी सर्कुलर मोशन करेगी। तो टेंशन अगर 0 हो जाए तो उस वक्त हम मान लेते हैं जो वेलोसिटी है दैट लेट्स से VH, वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पोजीशन, वो कितनी होगी अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम T की जगह पर 0 पुट कर देते हैं। सेकेंड चीज, थीटा की जगह हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, तो देखिए यहाँ से जब यहाँ आ जाएगा तो ये एंगल पूरा कितने डिग्री हो जाएगा, ये पूरा एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। मतलब थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे 180 डिग्री या फिर पाई। सो अगर ये वैल्यू पुट करते हैं सो व्हाट वी गेट, दिस इज 0, दिस इज mg, दिस इज cos पाई, दिस इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर, mv स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने हाईएस्ट पॉइंट वाली वेलोसिटी निकालनी है divided by r. Now we know that the value of cos pi is -1, तो -1 into mg will become mg, that is equals to mvh square by r. m से m कैंसिल होगा और vh स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी that will be equals to rg, so the value of vh comes out to be under root of rg. ये है वो मिनिमम वेलोसिटी जो टॉप मोस्ट पॉइंट पर होनी चाहिए। अब इससे एक बात ये समझ लें, मिनिमम वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पर होने का क्या मतलब। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि रेडियस जो है वो 10 मीटर्स है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अगर हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लें तो वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट होगी अंडर रूट ऑफ 10 इंटू 10, दैट कम्स आउट टू बी 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही हो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन 10 मीटर वाले रेडियस से, तो अगर हमने उसको रिलीज किया तो कंप्लीट सर्कुलर मोशन तभी करेगा जब उसकी टॉप मोस्ट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो या उससे ज्यादा हो। अगर उससे कम हुई तो नीचे आ जाएगा। ओके, ऊपर आते आते अगर उसकी रफ्तार 10 मीटर यहां पर आ गई तो नीचे जाएगा या प्रोजेक्टाइल करेगा। लेकिन यहां पर आने के बाद अगर उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड रही और टेंशन 0 भी रहा तो भी कंप्लीट VCM हो जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। पहली चीज ये बात बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि दिस इज द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पोजीशन, दैट इज अंडर रूट ऑफ rg। तो ये तो एक हो गया जहां पर हमने ये पता लगा लिया कि ये वेलोसिटी कितनी है। अब अगर ये पूछा जाए कि यहां पर कितनी है ये कैलकुलेट करना हो तो ये किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इसके लिए हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो लेट्स मूव ऑन फर्दर। ओके, आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगाने के लिए लोएस्ट पॉइंट पर बात करते हैं। देखिए अगर बॉडी यहाँ पर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम 0 कंसिडर करते हैं ग्राउंड लेवल पर, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 है।
और काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो रहेगी हाफ mv², क्योंकि हमने यहाँ नोटेशन में लोएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो vl ले लिया है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 है और काइनेटिक एनर्जी हाफ mvl²। तो इनिशियल पोटेंशियल और काइनेटिक का टोटल करें तो दैट विल बी 0 प्लस हाफ mvl²। ये एक पॉइंट हो गया। अच्छा, यहाँ से जब वो यहाँ गया तो यहाँ पर जाने के बाद इस सरफेस से इस यहाँ तक पहुँचने पर कितनी हाइट तक पहुँचा, तो ये एक रेडियस हो गया और ये एक रेडियस हो गया। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक उसने कितना रेडियस कवर किया, 2r। तो अब जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाली जाएगी वो फॉर्मूला होगा mgh, तो mgh की जगह 2r, इट विल बी 2mgr। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mvh²। अब vh हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी वो हम कैलकुलेट कर चुके थे, दैट वाज हमने कैलकुलेट किया था √rg। अगर उसका स्क्वायर करें तो हो जाएगा rg, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mgr। तो टोटल एनर्जी जो आएगी वो आएगी 2 mgr प्लस 1/2 mgr। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगा दीजिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से इनिशियल टोटल एनर्जी और फाइनल टोटल एनर्जी बराबर होगी। इसकी वैल्यू हमने यहाँ से रखी हाफ mvl², ये 2 mgr और ये 1/2 mgr। टोटल वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 5/2 mgr, हाफ से हाफ कैंसिल होगा, मास से मास कैंसिल होगा, तो vl² की वैल्यू आ जाएगी 5rg। और इससे फिर हमें vl की जो वैल्यू मिलेगी वो √5rg मिलेगी। तो यहाँ पे ये पता चला कि लोएस्ट पॉइंट से अगर आप उसको रिलीज करना है तो आपकी मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए √5rg। तो √5rg धीरे धीरे करके √4rg, √3rg, √2rg, तो ऊपर आते आते √rg अगर हो गया और यहाँ पर आने के बाद उसके पास अगर वैल्यू है √rg तो वो कंप्लीट सर्कल कर पाएगा। सो दिस इज अ वेलोसिटी एट दी लोएस्ट पोजीशन। तो हमने दो वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली। एक वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली थी हाईएस्ट पोजीशन पर के वो कितनी होना चाहिए, दैट वाज √rg। और एक वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर ली है लोएस्ट पोजीशन पर, दैट वाज √5rg। मतलब कम से कम तो इतना होना चाहिए। इससे कम हुआ तो वो कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर ही नहीं पाएगा, इसके बराबर हुआ तो कंप्लीट सर्कुलर मोशन हो जाएगा, इससे ज़्यादा हुआ तो भी हो पाएगा, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये मिनिमम वैल्यू होगी लोएस्ट पॉइंट से जब आप उसको रिलीज करेंगे। तो थर्ड है मिडवे पोजीशन पर, कि मिडवे पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये कैलकुलेट करना है। अगेन हम वापस से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। बस खाली फर्क ये होगा, ये टास्क मैं आप पे छोड़ता हूँ, अगले वीडियो के अंदर आपको मुझे बताना है कि किस तरीके से आपने उसको डिराइव किया है। तो लोएस्ट और हाईएस्ट पोजीशन के अंदर लोएस्ट को तो वैसे ही रखते हैं, हाईएस्ट पोजीशन की जगह मिडवे पोजीशन ले लेते हैं। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, देख लीजिए क्या है। तो मिडवे पोजीशन पर अगर आते हैं तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आप यहाँ पर एक वेलोसिटी को डिफाइन कर दीजिए vm, दिस इज अ वेलोसिटी एट मिडवे पोजीशन। ओके, तो आप यहाँ से इस हाइट तक गए तो आपका जो डिस्टेंस जो हाइट है वो हो जाएगा r। तो जैसे आपने यहाँ पे लिया था mg2r, उसमें 2r की जगह आप कितनी हाइट तक गए, सिर्फ आधी हाइट तक, तो यहाँ पे आ जाएगा mg इंटू r। तो इंस्टेड ऑफ 2 mgr इट विल बिकम जस्ट mgr। फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो हाँ vh² की जगह vm² होगा। टोटल कर लीजिए तो फर्क ये होगा कि बस यहाँ पर जो आपने पिछली बार यहाँ पर जो कैलकुलेट कर लिया था ये सब सेम रहेगा, सिर्फ फर्क ये होगा कि यहाँ पर mgr आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका vm²। और फिर जब आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी है। और मैं आपको बता दूं कि उसकी वैल्यू √3rg आना चाहिए, मतलब यहाँ आते आते उसकी वेलोसिटी √3rg होनी चाहिए। लेकिन मेन जो है वो यही दो वेलोसिटीज़ हैं, वेलोसिटी एट द लोएस्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पोजीशन। लोएस्ट पोजीशन पर वेलोसिटी √5rg होनी चाहिए और हाईएस्ट पोजीशन पर वेलोसिटी √rg होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक ये पार्ट हो गया। और एक डेरिवेशन है जो हम इसके अंदर कवर कर लेते हैं, and the derivation is the difference between the tension at the lowest and the highest point। लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट के बीच में टेंशन में कितना फर्क होता है, नीचे वाले टेंशन में और ऊपर वाले टेंशन का टोटल डिफरेंस कितना है, ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। ओके, अब लोवेस्ट मोस्ट पोजीशन के ऊपर अगर हम इसका एक्सप्रेशन बनाएं टेंशन का, तो टेंशन फोर्स अपवर्ड एक्ट हो रहा है, mg नीचे, तो जो नेट फोर्स होगा वो होगा T माइनस एम जी। यहाँ पर हमने रिप्रेजेंटेशन के लिए इसे BTB से रिप्रेजेंट किया है, टेंशन एट द लोअर मोस्ट पॉइंट। तो TB माइनस एम जी विल प्ले द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स MVB² बाय R लेना है।
फिर अपर मोस्ट पॉइंट के लिए हमने जो है यहाँ देखना है कि mg और टेंशन दोनों भी नीचे की तरफ एक्ट हो रहे हैं, तो टोटल फोर्स होगा mg प्लस TA। तो अपर वाले टेंशन को हमने TA लिया है। अब एक बात यहाँ ध्यान में रखना है कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर टेंशन 0 हो जाए, तो फिर यहाँ पर हम 0 क्यों नहीं ले रहे हैं? तो देखिए ये एक स्पेशल केस है, यहाँ पर टेंशन 0 हो जाए तो भी हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं हमेशा यहाँ के 0 होना चाहिए। अगर टेंशन का वैल्यू कुछ रहा भी तो भी सर्कुलर मोशन होगा। इस वजह से हम ये मान के चल रहे हैं कि ये टेंशन 0 नहीं है, बस इसकी कोई वैल्यू है। ओके, तो mg प्लस TA इज इक्वल टू mva²/r, ये तो एक पार्ट हो गया। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो पोटेंशियल तो पिछली बार 0 ही थी और काइनेटिक हाफ mv² के हिसाब से अगर यहाँ की वेलोसिटी vb ली जाए तो हाफ vb² होगी। और अगर अपर की बात की जाए तो पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू 2r, जैसे बताया था 2r तक की हाइट पर है तो 2mgr होगी और काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mva²। अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगा दीजिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगाने पर यहाँ होगा हाफ mvb², ये होगा 2mgr और ये हाफ mva²। अब इसमें से इन दोनों में से हाफ और m को कॉमन निकालते हैं, vb² के पास va को ले आते हैं, तो दिस विल बी हाफ m vb² माइनस va² दैट इज इक्वल टू 2mgr। नाउ m से m कैंसिल होगा, vb² माइनस va² विल बी इक्वल टू 2 इधर गया तो 4rg। ये एक एक्सप्रेशन हुआ। अब आपको ये दोनों एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों को माइनस करना है, तो tb में से ta माइनस होगा, माइनस mg में mg माइनस होगा तो माइनस mg विल बिकम माइनस 2mg। तो tb माइनस ta माइनस 2mg इज इक्वल टू m/r vb² माइनस va²। ये कैसा आया देखिए, m/r दोनों से कॉमन आया है, vb² माइनस va² बचा। ऊपर वाले एक्सप्रेशन में हम vb² माइनस va² का वैल्यू निकाल चुके हैं 4rg, तो यहाँ 4rg पुट कर दीजिए, r से r कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम 4g। ये माइनस जो है आपका। अच्छा, और एक चीज़ जो समझने वाली बात है, 4mg होगा। नाउ दिस विल बी माइनस 2mg इधर आया तो 2 प्लस 4 हो गया 6, तो डिफरेंस बिटवीन द टेंशन आएगा 6mg। ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेंशन एट द 2 पॉइंट्स। तो इस लोअर पॉइंट और हायर मोस्ट पॉइंट पर टेंशन का जो डिफरेंस होगा वो होगा 6mg। तो ये है आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन का पार्ट। होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अब आगे का जो सेक्शन है उसके अंदर हम रोटेशनल डायनामिक्स को डिस्कस करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।